आपके अपने इस इलाके को में चमन खिलाने का काम किया है। ये इलाका पानी से वंचित इलाका था, जिन्होंने माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से आपके इलाके में पानी पहुंचा। धन्यवाद। समय की जल्दबाजी को देखते हुए सारे कार्यक्रम सीमित करके मैं ना औपचारिकता में पढ़ते हुए आमंत्रित करता हूं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी व हमारे यहां से वित्त मंत्री चौधरी जेपी दलाल जी पगड़ी पहनाकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां भी। धन्यवाद। धन्यवाद। बोलो भारत माता की। अब मैं आमंत्रित करता हूं ऐसे नेता जिन्होंने वो एक स्कूटर की एडवर्टाइज आई थी, बोले पापा इसकी तो एवरेज खत्म ही नहीं होती, तो चौधरी धर्मवीर जी कभी हारते ही नहीं। तीसरी बार 4 तारीख को फार्म भरा, साथ में सर्टिफिकेट ले आए। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता वर्तमान में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और आने वाले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चौधरी धर्मवीर सिंह जी आए और अपने विचार रखे। आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, स्टेज पर बैठे माननीय जयप्रकाश दलाल जी वित्त मंत्री, साथ में पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी, भाई शशि परमार जी, विधायक घनश्याम जी, हमारी पार्टी के अलग अलग बहुत से साथी, जिला की प्रमुख मलिक जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुकेश गौड़ जी, सभी पदाधिकारी साहिबान, सभी नेता साहिबान और हल्के से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों, ठीक 18-19 दिन के बाद आपका पोलिंग का दिन है। हमारे छठे चरण का ये चुनाव है देश में, और 10 की 10 लोकसभा का सीट का वोट आप लोगों ने अपने मत से इस देश का नेतृत्व कैसा हो, कैसे चलाना है, उसके लिए आपका मत का प्रयोग होगा। आप सब जानते हैं कि चाहे देश की बात हो या प्रदेश की बात हो या लोहारू विधानसभा की बात हो, 10 साल पहले हमारे पर यहाँ के हालात क्या थे, और इन 10 साल के अंदर जिस प्रकार से माननीय जयप्रकाश दलाल जी ने, मनोहर लाल जी ने जितना भारी बदलाव किया है, शायद इतिहास में कभी किसी इलाके का इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आया। पड़ोस में राजस्थान लगता है, राजस्थान में भी सरकारें रही हैं, वहाँ के लोग भी सारी चीज़, अगर बाजरा बेचना है तो यहाँ आएंगे, पानी लेने आना है तो बॉर्डर से लगता हमारे यहाँ से आते हैं, और देख के हैरान रह जाते हैं कि इस देश का एक पार्ट राजस्थान है और इसी देश का दूसरा पार्ट ये लोहारू विधानसभा है। बहुत साल पहले ये जब नहरें बनी, बीच में 30-40 साल तक इनको किसी ने ध्यान नहीं दिया, और अब पिछले 10 साल से जिस प्रकार से नहरों की रिमॉडलिंग हुई है, हर नहर की दोबारा बढ़ाना, पंप हाउस ठीक करना, और ये तो मात्र एक शुरुआत है। यही हालात रहे तो आने वाले 10 साल के बाद आप देखना, जो पानी पीछे चौड़ा चढ़ा देता है हरियाणा के उन जिलों में, वो पानी को सारा लेके जब इसकी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाएगी, फिर देखना इसके हालात यहाँ के लोहारू के कितने ज़्यादा बदल जाएंगे। क्योंकि वित्त मंत्रालय का महकमा भाई जयप्रकाश दलाल जी के पास है। जिस प्रकार से आप लोग देखते थे कि पहले का भिवानी और बीच का भिवानी, जो हालात बदले वो किसी और से नहीं, हमने अपनी गलतियों से ऐसी सरकारों को चुना जिसकी वजह से हम पीछे 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 चलते गए। आज का ये चुनाव
आपका अपना चुनाव है। 25 मई को गर्मी शायद बढ़ जाएगी। पिछले 2 चरण के चुनाव हम देखते हैं कि वोट की परसेंटेज कम पोल हुई है। इसलिए आज हम केवल ये प्रण करें कि आपकी सीट का मार्जिन कैसे बढ़ सकता है। पिछली लोकसभा चुनाव में जहां आपकी जीत लगभग 36,000 थी, ये जीत आप 50,000 को क्रॉस कैसे करोगे, ये केवल आपके हाथ में है। केवल और केवल आपके हाथ में। जितनी ज्यादा जीत बढ़ाओगे उतना ज्यादा हमारा इलाका और ज्यादा तेजी से विकास के नाम पर आगे बढ़ेगा। मैं तो मेरे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील करने आया हूं कि इस बार अगर मौका दोगे तो इस मौके के बाद, क्योंकि दिल्ली के आसपास जमीनें बहुत महंगी हो चुकी हैं, वहां 40-40 करोड़ का पर एकड़ है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में अगर हमने आगे बढ़ना है तो यहां जमीन का रेट सस्ता है, ताकि आने वाले समय में इस कनेक्टिविटी का पूरा फायदा उठाकर हम बड़े से बड़े उद्योग यहां पर ला सकें। इसी प्रार्थना करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वोट को की दोबारा से अपील। धन्यवाद रणबीर जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं आप सबके हर दिल अजीज ऐसे नेता जिन्होंने इस बंजर भूमि के अंदर और कमल का फूल तो खिलाया, धान की खेती भी पैदा करने के लिए यहां पर अंतिम टेल तक पानी लेकर के आए, ऐसे हमारे हर दिल अजीज नेता, हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ये सब आभार व्यक्त करने आए हैं। कृषि के क्षेत्र में हमने नए विकास के आवाम स्थापित होते हुए देखे। अब वित्त मंत्री रहते हुए चौधरी जेपी दलाल जी हरियाणा प्रदेश को नई गति देने का काम करेंगे। हम आपके आभारी हैं कि आपने इतनी बड़ी जिम्मेवारी लोहारू हल्के को दी। हम ये भी चुनौती के तौर पर स्वीकार करते हैं, ये सेमीफाइनल है 25 तारीख का। जेपी दलाल जी को पूरी इलाके की पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये पूरी इलाके की सरदारी आश्वासन देती है। पिछली बार 38,000 से जीते थे, अब की बार 58,000 पार ये लोहारू की जनता करने का काम करेगी। चौधरी जेपी दलाल जी आए और अपने विचार रखें। चौधरी जेपी दलाल जी। भाइयों राम राम। आज छोटे से बुलावे पर भाई धर्मवीर जी के चुनावी सभा में आपके हजारों की संख्या, माताएं बहनें, मेरे कार्यकर्ता, आपकी भीड़ को देख करके मैं झुकता हूं, नमन करता हूं। हमारे बहुत ही तपस्वी मनोहर लाल जी का कल जन्मदिन था। मैंने कल इनको बधाई नहीं दी। मैंने कहा जी मैं अकेला बधाई नहीं देना चाहता, लोहारू की हजारों जनता आपको बधाई देगी, क्योंकि आपने लोहारू के लिए काम किया है। देखो भाई, हम तो एक चीज मानते हैं कि लोहारू का आदमी खुददार है, ईमानदार है, और जिसने किया हुआ है उसका रखता नहीं है। पहले भी मुख्यमंत्री जी आए, हमने पहले बताया था कि ये मरुभूमि की जनता सालों साल तक चौधरी बंसीलाल के पीछे रही, और अब आपने जो सूखी नहरें थी उन नहरों में पानी दिया है। ये जनता, ये हाजिरी, चुनावी हाजिरी दिखाती है कि आप मनोहर लाल जी के साथ हैं। हमारे मंच पर बैठे सभी नेतागण, मेरे सांगवान साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष सारे, हमारे जिला के अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, यहाँ के सांसद धर्मवीर जी, जिला पार्षद और मेरे साथी शमशेर खड़गड़ा जी, हमारे जितने भी साथी हैं मंडल, सारे वरिष्ठ नेता हैं, और ये छायाकार पत्रकार साथियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं भाई। 15 साल तक आपके बीच में बगैर मांगे सेवा की है, कभी कोई आपसे अपेक्षा नहीं रखी। मैं एक ही चीज चाहता रहा कि लोहारू का मान सम्मान बढ़े,
लोहारू के किसान की आमदनी बढ़े, लोहारू के गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर हो, उसके लिए लड़ाई लड़ी है। आज मैं आपसे हाथ जोड़ करके मांग रहा हूं, मैं इस हल्के के लिए प्रार्थना करता हूं, अगर आप मेरी सेवा को स्वीकार करते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आपके भाई ने सेवा की है, तो भाई आप जो है इस लोकसभा के अंदर, ये मोदी जी का चुनाव है, ये हरियाणा का चुनाव नहीं, धर्मवीर का चुनाव नहीं, जेपी दलाल का चुनाव नहीं, मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने लोहारू जैसे पिछड़े इलाके को आगे बढ़ाया है और आपके भाई को पहली बार एमएलए को इतनी जिम्मेदारी दी है, कृषि मंत्री बनाया और अब जो है खजाना मंत्री बनाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि लोगों, बहुत सारे लोग अभी घूमते हैं, कई भाइयों को तकलीफ है, कोई नौकरियां आप ले जाते थे गरीब की, गरीब का हक छीन ले जाते थे, कईयों को लगता है कि पुरानी व्यवस्था आ जाएगी, कईयों को लगता है कि कांग्रेस आ जाएगी। कभी नहीं आने वाली कांग्रेस, कभी ऐसा नहीं होने वाला। गरीब का जो एक एक वोट है वो कमल के निशान पर जाएगा। ये भ्रमित करने वाले लोगों से आप सावधान रहें, इनके गुमराह करने वाले लोगों से सावधान रहें। मैं तो एक चीज कहता हूं कि 5 साल देश में मोदी जी जरूरी हैं और 5 साल अगर आप इस लोहारू हल्के के अंदर भारतीय जनता के पार्टी के हाथ में कलम रखेंगे तो आपकी काया पलट कर दूंगा, मैं दावा करता हूं। बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में हैं। मनोहर लाल जी ने नहरों के पानी राजस्थान में देने के बाद की, बहुत बड़ा मैंने कहा जी ये पानी जा रहा है, 3 पाइप राजस्थान में देते हैं तो 1 पाइप हमारे लोहारू को दे दो। और हजारों करोड़ रुपए लग करके इस मरुभूमि में के अंदर जो चौथा हिस्सा का पानी आएगा, मैं समझता हूं कि आने वाले 10 साल 15 साल में क्या नतीजा निकलेगा। हमारी कोशिश है कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बने, हमारी कोशिश है कि लोहारू से सीधी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट की हो, लेकिन ये सब करने के लिए आपको बगैर भाई भतीजावाद, भाई बगैर इलाकावाद, हो सकता है कि मेरे से कोई कमी हो गई हो सकता है कि धर्मवीर से कमी रह गई हो सकता है हमारी सरकार से कमी रह गई हो, लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं है। हमारी नीयत यह है कि लोहारू के गरीब के लिए, लोहारू के किसान के लिए जी जान से लगे रहे। मैं प्रत्येक भाई से प्रार्थना करता हूं कि बच्चा बच्चा कोशिश करो। और मुझे भाई एक चीज बताता हूं, अगर इस चुनाव में कोई गड़बड़ कर दी, कमी छोड़ दी, तो भाई आप जेपी दलाल को खो दोगे। ये देख लेना कि जेपी दलाल के खिलाफ वोट जा रहा है, ये किसी और के खिलाफ वोट नहीं जा रहा। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मैंने आपकी 15 साल सेवा की है, टिड्डी आई तो आपके बीच में पाया, कोरोना आया तो आपके बीच में पाया, कभी मैं दिल्ली की या चंडीगढ़ के कोठियों में नहीं रहा, हमेशा आपके बीच में रहा हूं और आगे भी वायदा करता हूं कि आप अगर लोहारू की इज्जत को बढ़ाओगे तो लोहारू की कलम जो आज है उससे भी ताकतवर होगी, लोहारू की कलम कमजोर नहीं होगी और लोहारू की कलम जो है लोहारू के गरीब के लिए, लोहारू के किसान के लिए, लोहारू के आम आदमी के लिए काम आएगी। मैं मोटे मोटे काम बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों के अंदर आपने मार्केटिंग बोर्ड की लगभग 402 करोड़ रुपए की सड़कें बनी, खेड़ा में 28 करोड़ रुपए की मंडी बनी, नहरों का नवीकरण 400 करोड़ रुपए का हुआ, जन स्वास्थ्य के काम 300 करोड़ रुपए के हुए, इसी तरह के गिनाऊ का सेंटर 8.5 करोड़ रुपए का हुआ, गोकल पलेपरा में यहाँ यूनिवर्सिटी 58 करोड़ रुपए मंजूर है, खरकड़ी में यूनिवर्सिटी 30 करोड़ रुपए मंजूर हैं, भैल में लाला लोहास का सेंटर 10 करोड़ रुपए मंजूर हैं, गरबा के अंदर केंद्र का प्रोजेक्ट 100 करोड़ रुपए मंजूर है और आपके सलेमपुर के अंदर बीटा का प्लांट। और इसी तरह से एक चीज बताता हूं, ये हमारे विरोधी, ये लाल झंडे वाले, ये कांग्रेस वाले कहते थे कि फसल बीमा से किसान मर जाएगा। इस फसल बीमा से 900 करोड़ रुपए किसान, लोहारू के किसान को मिला है, 900 करोड़ रुपए। और वही आदमी लाल झंडे लेकर के, वही आदमी कांग्रेस का पंजा लेकर के आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जो पैसा मिला है आप हिसाब लगाओ कि 2 लाख वोट हैं, 900 करोड़ रुपए आपको मिल चुका है। इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा 150 करोड़ रुपए, इसी तरह से मुआवजे का पैसा, कुड़ल के अंदर महिलाओं का कॉलेज
5 कॉलेज, ईश्वरवाड़ा में कॉलेज, कुड़ल में कॉलेज, 2 कॉलेज बहल में, शिवानी के अंदर कॉलेज, बिजली का प्रोजेक्ट जो है 11 नए बने, 33 केवी के सेंटर, और आपके पंचायतों के अंदर 200 करोड़ रुपए दिया। और भाई मेरी बात सुन लो, हमारे मनोहर लाल जी नाराज तो होंगे, मनोहर लाल जी ने थोड़ी सी पंचायता में सख्ती करी थी। मनोहर लाल जी ने तो हम भेज देंगे दिल्ली में, पाछे से हमने जो गड़बड़ करनी होगी कर लेंगे, नहीं मानेंगे इनकी, समझ गए? यह मैं आपके सामने ऐलान करता हूं, भाई नाराज ना हो, हम डांट खा लेंगे इनकी, कोई बात नहीं, नीचे देख लेंगे। लेकिन सरपंचों को जो है एक चीज देख लेना, सरपंच हमारे भाई हैं, सरपंच भी विकास करना चाहते हैं, मिल बैठ करके फैसला कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी नीयत यह है कि समाज के सारे छोटी पंचायतें, समाज के लोकल बॉडी, समाज के दूसरे लोग सभी मिल करके अपने इलाके का विकास करें। और मैं एक चीज और आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी पिछले 2 दिन पहले कांग्रेस के दफ्तर खुले, भाई दफ्तर के अंदर हा हुल्लड़, गुंडागर्दी, पर्ची फाड़ के, ये कौन से एलिमेंट है? ये दारू के स्मगलिंग करने वाले लोग हैं। ये कौन से एलिमेंट है? ये कब्जा करने वाले लोग हैं। मेरे यहाँ बहल के लोग बैठे हैं, शिवानी के शरीफ लोग बैठे हैं, लोहारू के शरीफ शहरी बैठे हैं। आप याद करो 10-12 साल पहले ये लोग आपके आके दुकानों पे कब्जा कर लेते थे, आपकी जमीनों पे कब्जा कर लेते थे। क्या आप चाहते हो कि ये काम दोबारा हो? आप बताओ, क्या चाहते हो काम दोबारा हो? क्या आप शांति चाहते हो? हमें शांति चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें समान विकास चाहिए, हमें गरीब की इज्जत चाहिए, गरीब की नौकरी चाहिए, लोहारू को पानी चाहिए, किसान को बीमा बताइए और हर आदमी को रोजगार चाहिए। अगर आप मेरा समर्थन करते हो तो हाथ खड़े करके कह दो कि हम भाई धर्मवीर को पहले से ज्यादा वोट से जिताएंगे। और जयप्रकाश दलाल ने आपकी जो सेवा की है, मनोहर लाल जी ने इस इलाके की जो सेवा की है, इसका कर्जा उतारना है, इसमें कोई वो नहीं है। हमने देखना है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इतनी बात कह के मैं आपसे फिर एक बार प्रार्थना करता हूं कि भाई एक एक वोट के लिए निकल जाओ। कोई सोशल मीडिया, कोई बहम आजकल दुष्प्रचार कर देते हैं कि लोहार वालों को कह देते हैं बारडा में खराब है, बारडा वालों को कह देते हैं कि सिधौर में खराब है, या कोई कह देता है नांगल चौधरी में खराब है। ये कांग्रेस के लोग विदेशी कंपनियां हायर करके सोशल मीडिया से भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। आपको इनकी बातों में नहीं आना है, आपको कोई किसी तरह की बातों में नहीं आना। और ये एक नया फैशन चला है कि किसी भी भाई के गांव का हमारा भाईचारा होता था, कोई पार्टी का कैंडिडेट आए उसकी बात सुनते थे, चाहे वोट 4 दे उसकी चारपाई लगाते थे, चाय पिलाते थे। आज इन कांग्रेस के लोगों ने हमारा भाईचारा बिगाड़ने के लिए 4 बच्चे काले झंडे खड़े करके भाईचारा का लठ मचवाना चाहते हैं गांव के अंदर। ऐसा नहीं है कि हमारे सपोर्टर नहीं है गांव में, हम अपने सपोर्टर को कहते हैं भाई दूसरी पार्टी का भी आवे, उसका भी मान सम्मान करो, उसकी भी चाय पानी करो, लेकिन वोट कमल के निशान पर दो। ये जो नया फैशन चला है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस को ले बैठेगा, कांग्रेस को खत्म कर देगा। और हमारे इलाके के भाइयों से मैं प्रार्थना है, कोई पार्टी का लोग आए कि सबकी इज्जत करो, सबका मान सम्मान करो, लेकिन वोट देते वक्त आपको देखना है नरेंद्र मोदी को। वोट देते वक्त आपने जो मनोहर लाल जी को देखना है, जिन्होंने यहाँ बीमा दिया, नहरी पानी दिया, और भाई 15 साल आपकी सेवा की है। जय रखना चाहो तो रख लो, नहीं तो भाई मैं डाक के जाऊंगा, पहले बता दी है। जय राम जी की। धन्यवाद दलाल साहब। आप सब ने दलाल साहब की बड़ी मार्मिक अपील को सुना। दलाल साहब 15 साल से आपके संघर्ष को इन लोगों ने देखा है। इन लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान के रास्ते किस प्रकार टीडियों का झुंड आया, और आप उस तरफ चंडीगढ़ से चल करके आए थे। आपको भी पता था कि बॉर्डर के ऊपर खड़ा होने से टीडी का दल रुकेगा नहीं, परंतु आपकी इन लोगों के प्रति प्रेम, स्नेह और एक किस्म से किसानों का रक्षक होने का धर्म निभाया और बॉर्डर पर खड़ा होकर के टीडियों को चुनौती देने की काम किया था। 900 करोड़ रुपए, 2 लाख वोट इस इलाके के अंदर, अगर मैं एक वोट के हिसाब से देखूं 42,500 रुपए एक वोट के आपके हिस्से में मुआवजा यहां पर देने का काम दलाल साहब के नेतृत्व में किया। माननीय मनोहर लाल जी, यहां इस इलाके के अंदर खून जांच करने की मशीनें नहीं होती थी, लाल पैथ लैब नहीं होती थी, परंतु आपके नेतृत्व में जेपी दलाल जी ने यहां पर सिवानी में
गिगड़ाऊ में बहल में मिट्टी और पानी की लैब बनवाने का काम किया। कुड़ल की बणी के अंदर आपकी कलम से महिलाओं के लिए, बहनों के लिए कॉलेज बनवाने का काम किया। ऐसे आदरणीय जेपी दलाल जी की बात को लोग मानेंगे और बढ़ चढ़ के वोट देंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं महान व्यवस्था परिवर्तक, जिनको पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजनीति की नई परंपरा को शुरू किया, ऐसे परम श्रद्ध है आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को वहां आए और अपने विचार रखें। श्रद्धेय है मनोहर लाल खट्टर जी। ताली बजाने में जोर पड़ता है क्या? ताली बजाओ पीछे तक सारे, जोर जोर से ताली बजाओ। मनोहर लाल जी जिंदाबाद। पीछे वाले बोलो मनोहर लाल जी जिंदाबाद। भाई जयकारा जरा दूसरे प्रकार का बोलो। भारत माता की। पीछे वाले कोने में आवाज थोड़ा कम आई भाई। भारत माता की। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लोहारो विधानसभा के इस बहल के इलाके में इतनी बड़ी भारी संख्या में आज आप लोग यहां आए हैं। आपकी हिम्मत, आपका साहस, ये गर्मी का महीना, राजस्थान के साथ लगता इलाका, सबसे पहले तो मैं आपके जोश को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारे खजाना मंत्री, अपने यहां के लंबे समय से सेवा करने वाले हमारे नेता श्री जयप्रकाश दलाल जी, और लगातार इस इलाके की, हरियाणा अपने देश की बड़ी पंचायत लोकसभा में आवाज बने हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री चौधरी धर्मवीर सिंह जी, पूर्व मंत्री और विधायक श्री घनश्याम सराफ जी, जिला के अध्यक्ष भाई मुकेश गौड़ जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री हमारे बहुत ही वरिष्ठ वयोवृद्ध नेता आदरणीय श्री सतपाल सांगवान जी, चेयरमैन जिला परिषद बहन अनीता मलिक जी, इस लोकसभा के चुनाव के संयोजक भाई शंकर धुप्पड़ जी, पूर्व विधायक शशि परमार जी, और हमारे रोहतक जिले के आए हुए महम के नेता, बहुत ही जुझारू संघर्षशील जोशीले नेता भाई शमशेर खरकड़ा जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा मैंने बताया कि इतनी गर्मी, इस गर्मी में मैं भी जब चंडीगढ़ या करनाल से हेलीकॉप्टर से चल के यहां तक आ रहा था तो उसमें भी बहुत भयंकर गर्मी लग रही थी, और आज की आपकी इस गर्मी में यहां बैठे हैं, वास्तव में इस गर्मी ने मेरा भरोसा और बढ़ा दिया है कि जिस लक्ष्य को हम लेकर के चले हैं कि हरियाणा की 10 के सीटें ये हमने नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालनी है। यहाँ आने के बाद कोई शक नहीं रहा, मेरा विश्वास बढ़ गया है कि 10 की 10 सीटें हम मोदी जी की झोली में डालेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, पिछले 10 साल में बहुत से काम गिनाए गए हैं यहाँ, चाहे केंद्र सरकार मोदी जी के काम गिनाए हों और चाहे हरियाणा के काम गिनाए हों। मैं एक बात के लिए इस इलाके की तकलीफ को अच्छी तरह समझता हूं कि यहां पानी की इतनी कमी है। चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पर यहां नहरें, नाले, खाले कुछ बन तो गए थे, कुछ दिन पानी भी चला होगा, लेकिन उसके 25-30 साल तक उनकी सुध किसी ने नहीं ली थी। जब जयप्रकाश जी यहाँ के विधायक बने, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ टेल पर पानी पहुंचता नहीं है, पहुंचा दीजिए, और हमने 300 टेल में से 293 टेल पर सन 2016-17 पानी पहुंचाया मित्रों। और मैं खुद देखने के लिए आया था, मुझे याद है शायद पाजू गांव था वो, पाजू गांव में, और ऊंट की सवारी करके और मुझे वहां लेके गए थे, और जयप्रकाश जी ने मुझे वो पानी दिखाया था। मित्रों, पानी के लिए मैंने बहुत काम किया है, और केवल उस टाइम किया ऐसा नहीं है, लगातार बरसात के दिनों में यहाँ पानी पहुंचता है।
और पानी ज्यादा कैसे पहुंचे। ये बहनों से निवेदन है कि बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी देर ही 10-1 मिनट अपनी बात कहूंगा, आप 10 मिनट बैठ जाओ थोड़ा, उसके बाद बेशक जाना। तो 10 मिनट की बात है, ज्यादा नहीं है, मेरा लंबा भाषण नहीं है। मैं तो केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि अभी भी यहां पानी की कमी है, पानी की पूर्ति ठीक हुई नहीं है। खाली यहां नहीं, हम तो राजस्थान के अपने मित्र, मुझे याद है एक दिन बहुत से कागज मेरे पास आते हैं, जब खोल के मैं देखता हूं तो एक गांव की कहानी लिखी हुई थी, लेकिन वो एड्रेस लिखा हुआ था राजस्थान के गांव का। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ लोहारू के इलाके में तो पानी फिर भी पहुंचता है, लेकिन हमारे यहाँ तो पानी पीने की भी बूंद नहीं है। हमारे एक गांव का आप गोद ले लो, आप हमको पानी दे दो। यानी जो लोहारू से भी बदतर हालत में राजस्थान, वहां पानी पहुंचता नहीं है। अब राजस्थान की सरकार बनी, उनका कि आपके यहाँ जब बरसात का पानी आता है, बाढ़ आनी शुरू हो जाती है, उस टाइम का पानी हमको दे दो। हमने कहा देखो, समुद्र में जाने की बजाय तो हमारे यहाँ जब बरसात के दिन होते हैं, अगर अपने आप पाइपलाइन बिछा के ले जाओ, हमें दिक्कत नहीं है। हम उनके सीकर जिले को, चूरू जिले को पानी देंगे, लेकिन देंगे तब जब पानी हमारे पास, हमारे अपने कोटे से ज्यादा होगा। जब बात आई, हमने कहा एक शर्त हमारी भी है। हमारी शर्त यह है कि आप अपनी 3 पाइपलाइन बिछाओगे तो साथ में एक पाइपलाइन हमारी भी ले जाओगे, और वो लोहारू में जाकर के आप उसको छोड़ना, ताकि हम लोहारी के इलाके को 600 क्यूसेक पानी और दे दें। मित्रों, ये समझौता हो चुका है। आने वाले सालों में लोहारू की पानी की प्यास, वो जो प्रोजेक्ट बनेगा हथनी कुंड डैम से शुरू होगा, और यहां लोहारू में 600 क्यूसेक पानी देने की बात हमने कही है। हमने लोहारू की सभी नहरें, नाले, उसकी भी रीमॉडलिंग कराई है, करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च आया है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी इस बात की है कि जब जमीन पर आप लोगों की जो विकास की बातें मैं यहाँ के लोगों से सुनता हूं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। मैंने आकर के पूछा, मैंने कहा और विकास के बारे में बताइए। कहने लगे कि हरियाणा सरकार की जो ये पॉलिसी बनी है कि हर गांव में, यानी बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरियां लग रही हैं, वो इस इलाके में भी बहुत लग रही हैं। मुझे मालूम लगी कि नहीं लगी, आप बताइए, गांव के अंदर कोई बिना पर्ची खर्ची के कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिली क्या? जरा हाथ खड़े करो तो मिली हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ऐसी बीमारी कांग्रेस के टाइम की हमने काटी है। वहां तो नौकरियां बिकती थी, बोली लगती थी कि पीएन की नौकरी के इतने पैसे, क्लर्क के इतने पैसे, सुपरिटेंडेंट के इतने पैसे, क्लास 1 के इतने पैसे, एचसीएस के इतने पैसे। ये पैसों से नौकरियां बिकती थी। भाइयों बहनों, हमने हम सब की नाराजगी मोल ली। हमने कहा मेरे प्रदेश का पढ़ा लिखा जवान ये सबसे पहले नौकरी पाएगा, सिफारिश की नौकरी नहीं मिलेगी। आखिर तो न्याय दिलाना है लोगों को। गरीब घरों के ऐसे बच्चे जो सपने में नहीं सोच सकते थे, ऐसे बच्चों की भी नौकरियां लगी हैं। जहां तक किसान की बात है, हमने 14 फसलें ये एमएसपी पर खरीदनी शुरू की। जब बाजरा खरीदना शुरू किया तो पहले साल में ध्यान में आया कि हम बाजरा खरीद रहे हैं, अपने किसानों का हमको खरीदना है, लेकिन साथ में बाजरे का भाव राजस्थान में बहुत कम था, वो भी आकर के और यहाँ 600-700 रुपए का ज्यादा भाव का बाजरा यहाँ बेचने लग गए। अगले साल से हमने कहा अपने हरियाणा के किसान किसी भी भाव बाजरा बेचेंगे, लेकिन जो एमएसपी का रेट है, बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, भावांतर भरपाई योजना के नाम से हरियाणा सरकार देगी हरियाणा के किसानों को। और हर बाजरे के किसान को, चाहे उसने घर में खाया है, चाहे उसने बेचा है, जितना पैदा हुआ उस सारे को हमने, और किसान को उसकी भरपाई ये हमने की है। मित्रों, भाई बहनों, तो हमने किसानों के लिए बहुत काम किए हैं। किसानों का पैसा पहले मंडी में आता नहीं, मंडी से किसान के खाते में नहीं आता था। सरकार ने शुरू किया कि अब कोई भी पैसा जो होगा वो हम उसके खाते में सीधा भेजेंगे। आज हमारा किसान लखपति करोड़पति हुआ है, क्योंकि पहले तो दुकानदार के पास पैसा जाता था, वो हमको कब दे कब ना दे, पैसा दे के पैसे के बदले में सामान देता था। कि अगर ब्याह करना, शादी करनी है तो फिर हलवाई कौन सा करना है, जो हमारा दुकानदार हलवाई कहता था जाके उससे जाके सामान ले। कपड़े का भी कहता था वहां से ले आ। लेकिन अब पैसा हमारे हाथ में आता है, जहां से इच्छा करते हैं वहां से सामान लाते हैं। ये किसानों के खाते में पैसा आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ?
खाते में आना शुरू हुआ कि नहीं? अरे हाँ ना तो करो। हाँ, आना शुरू हुआ। तो यही हमको मन की तसल्ली होती है कि हमने कुछ अच्छे काम किए मित्रों। तो हमने किसानों के नाते से जो काम किया उसमें किसान की आमदन कैसे बढ़े। यही गढ़वा स्थान है हमारे। पिछली बार अपने दलाल साहब कृषि मंत्री भी थे, मछली पालन के भी ये मंत्री थे, तो उन्होंने कहा गढ़वा के अंदर झींगा मछली का सीड का उत्पादन होना चाहिए। हमने करोड़ों रुपए लगा करके गढ़वा में झींगा मछली पालन मंजूर शुरू हो गया ना, शुरू हो गया। तो उसके ऊपर भी हमने 100 करोड़ रुपया लगाया है ताकि आगे आने वाले समय में लोग यहाँ आमदन बढ़े। बहल में पशुओं का एक अस्पताल बने, वहां सर्जिकल की जो हॉस्पिटल है ये इस बहल के अंदर भी हमने मंजूर किया है। मित्रों, किसानों के साथ कांग्रेस किस प्रकार का झूठ खेल खेलती थी। इन्होंने कहा था कि हम आएंगे, पिछले सालों की बात है कि 72,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ करेंगे। मित्रों, मोदी जी ने माफी की बात नहीं कही। मोदी जी ने कहा कि हम हर किसान को 6,000 रुपया साल का भेजेंगे, और 6,000 रुपया साल का भेजते हुए आज 10 करोड़ किसानों को पैसा दिया जा रहा है। हर साल 60,000 करोड़ रुपया किसानों के खातों में जाता है, जो हर 4 महीने बाद हर किसान को एक किस्त पहुंचती है। ये 4 महीने बाद 2,000 रुपया किसानों को आता कि नहीं आता? जरा हाथ खड़े करो। आता है, ये आता है। किसानों का या गरीबों का भला कैसे हो, मोदी जी बहुत बारीक बारीक बातें करते हैं। मोदी ने कहा कि हम गरीबों को मकान देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। खाली मकान नहीं, मकान के अंदर शौचालय भी होना चाहिए, साथ में पानी भी मिलना चाहिए, साथ में बिजली भी मिलनी चाहिए, साथ में गैस का सिलेंडर भी मिलना चाहिए। आज हमारी बहन माता को चूल्हे पर रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, वरना ये जो चूल्हे का धुआं है, लकड़ी का हो या उपले गुस्से का हो, सीधा आंखों में, सीधा सांस के नाते से अंदर जाता, बीमारियां पैदा होती हैं। आज घरों में गैस का सिलेंडर ये मिला कि नहीं मिला? सबको बहनों बताओ, सबको मिला है। तो गरीबी दूर करने के ये तरीके हैं। कांग्रेस झूठ बोलती है, उन्होंने झूठ बोला हम आएंगे गरीबी दूर करेंगे। अरे ये तो राहुल गांधी की दादी ने भी 1970 में कहा था हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटा पाए। मोदी जी के 10 साल में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये सर्वे कहता नीति आयोग का, ये सर्वे कहता वर्ल्ड बैंक का कि 20 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। तो मित्रों, गरीबी को दूर करने के लिए मोदी जी के पास स्कीम है, उनके पास फार्मूला है। गरीबी दूर करेंगे तो हम करेंगे। मोदी जी ने कहा कि हम हर महिला को लखपति बनाएंगे। लखपति माने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिसको हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। हर गांव में 10, 12, 15 के कितने ही ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं। मुझे लगता है हर गांव में 7, 8, 10 समूह यहां भी हैं। उन सब का जो उत्पाद होता है, चाहे वो खिलौने बनाए, चाहे वो कोई कपड़े की चीज बनाए, बुनाई करके, सिलाई करके, और उनका जो बाजार है ये हम उपलब्ध कराएंगे। हम इसके लिए शहरों में साझा बाजार खोलने जा रहे हैं। साझा बाजार में ये बहनें अपना सामान लेके जाएंगी, शहर का आदमी खरीदेगा, हमारी आमदन बढ़ेगी। हर महिला 1 लाख रुपया कम से कम साल में कमाएगी। महिलाओं को कहा कि ड्रोन सिखाएंगे। ड्रोन हमको मालूम है यहां तो नहीं उड़ रहा, वरना हमारी सभाओं में, ब्याह शादियों में भीड़ को देखने के लिए ऊपर से ड्रोन यानी फोटोग्राफी की जाती है। बहुत आसान खेल है बहनों को ड्रोन सिखा करके, और हर बहन 1 लाख रुपया साल का कमाए। लखपति दीदी बनाने का कार्यक्रम ये मोदी जी ने लिया है। इस तरह गरीबी दूर करने की बात है। मित्रों, हम लोगों ने 10 की 10 सीटें जो जीतने की बात कही है, जैसा मैंने कहा, लेकिन कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस के बारे में जरूर मैं 2 बातें आपको और बताना चाहूंगा। इनकी बौखलाहट क्या है? एक तो 10 की 10 हारने का डर इनको सता रहा है, और दूसरा इन्होंने जो 50-60 साल में भी काम नहीं किए, वो नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में कर दिए। और 10 साल में ऐसे ऐसे काम जो सीधे हमको ध्यान में आते हैं। ये इलाका, इस इलाके के नौजवान सेना में भर्ती होकर के देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर जाकर के लड़ाई लड़ते हैं। बहुत से ऐसे शहीद हमारे नौजवान कम आयु में भी शहीद होते हैं,
हम उनकी शहादत पर गर्व जरूर करते हैं, लेकिन हमारा साथी, एक नौजवान साथी चला गया, दुख तो उस बात का होता है। अब वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट, इन कांग्रेस के लोगों ने 1941 में एक धारा अड़ा दी 370 कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान की लार टपकती है कि हम जम्मू कश्मीर को ले लेंगे। कुछ लोग उनको बहकाते हैं कि जम्मू कश्मीर अलग देश हो जाएगा। आतंकवाद जम्मू कश्मीर फैला, उसको रोकने के लिए हमारे यहाँ के नौजवान, जो हरियाणा की धरती का जन्मा हुआ नौजवान, लड़ाई लड़ता है, शहीद होता है। ये बात मोदी जी के जब ध्यान में आई, उन्होंने कहा कि हम 370 को खत्म कर देंगे ताकि न बांस न बांसुरी, कुछ नहीं रहेगा। 370 खत्म होने के बाद ये जो जम्मू कश्मीर है देश का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। फिर लड़ाई झगड़े आतंकवाद नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा लाभ भाइयों बहनों ये हरियाणा को हुआ है। आज हरियाणा का जवान वहां सुरक्षित महसूस करता है। 370 हटाई। राम जन्मभूमि पर जिसका झगड़ा कांग्रेस ने 500 साल से, ये जो लड़ाई चल रही थी, अपने 70 साल में उसका हल नहीं निकाल सके। मोदी जी के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, हमने तर्क ठीक से रखे कि वहां राम जी का जन्म स्थान है और रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना, सारे देश की लोगों की आस्था का विषय है। लोग दूर दूर से अपने आराध्य भगवान राम के जन्म स्थान को पूजा करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। भाइयों बहनों, यह काम ऐतिहासिक हुआ कि नहीं हुआ? ऐतिहासिक हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बातें गिनाई जा सकती हैं। हरियाणा में हमने, जहां मैंने नौकरियों की बात की, आयुष्मान भारत, हर परिवार का 5 लाख का बीमा, ये पहले तो बीपीएल के लोगों का था। अब हमने योजना ऐसे बनाई, अब हरियाणा का हर नागरिक अब उसके अंदर 5 लाख के बीमे में कवर कर दिया है। और केंद्र ने बल्कि 70 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो परिवार के नहीं बल्कि हर व्यक्ति का अलग से 5 लाख का बीमा 70 साल से ऊपर के लोगों का कर दिया, ताकि हमारे बुजुर्ग, वो तकलीफ है तो इलाज मुफ्त में जाके करा सके, मुफ्त में इलाज करा सके। तो मित्रों भाइयों, बहुत काम किए, लेकिन जैसे कांग्रेस की तड़पन है उनको, अब उन्होंने हथियार अपना लिए हैं। कौन से हथियार अपनाए हैं? हथियार उन्होंने अपना लिए, अफवाहें फैलाने का काम शुरू कर दिया। पहली अफवाह उन्होंने क्या फैलाई कि भाई देश का राज तो 272 सीट में आ जाएगा, तो फिर ये 400 सीट क्यों मांग रहे हैं? यानी कोई उनको बुद्धि, कौन अकल दे कि हमें 272 के बाद 400 मिले तो तुम्हें क्या तकलीफ है? लेकिन नहीं, वो कहते 400 इसलिए कह दी हैं कि मोदी जी अगर 400 सीट ले गए ना तो देश के संविधान को बदल देंगे। अब यह कैसी अफवाह है? क्योंकि संविधान के साथ इस देश की बहुत बातें जुड़ी हुई हैं। हमारे गरीब तबका, खास करके अनुसूचित जाति, बैकवर्ड क्लास, गरीब आदमी, उनकी बहुत सी रक्षा सुरक्षा उसमें जुड़ी हुई है। उनको डरा दिया क्या कि संविधान बदल गया तो तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इसका स्वयं जवाब दिया है। और उनका जवाब है कि डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था, अगर डॉक्टर अंबेडकर दोबारा से भी जन्म लेके आ जाए ना और वो ये कह दे संविधान खत्म कर दो, तब भी ये संविधान खत्म नहीं हो सकता, बदला नहीं जा सकता, तब भी बदला नहीं जा सकता। ये अफवाहें हैं। हम आएंगे, हर परिवार के खाते में 1 लाख रुपया डाल देंगे। अरे भाई, कुछ पढ़ लिख के बताओ, हर परिवार के खाते में 1 लाख डालोगे तो इस देश का बजट तो है 48 लाख करोड़ और 130 करोड़ आबादी है। मैं कहता हूं गरीबों के भी खाते में डालोगे तो भी 40-50 करोड़ परिवार ऐसे हैं या आदमी ऐसे हैं जो गरीबी रेखा पर आज भी हैं। अगर उन 50 करोड़ परिवारों को 1 लाख डालोगे तो 50 लाख करोड़ चाहिए। बजट है 48 लाख करोड़। इससे बड़ा झूठ हो सकता है कोई? पूरा बजट हम एक स्कीम में डाल देंगे। फिर आज जो स्कीमें चल रही हैं केंद्र सरकार की, वो कहां जाएंगी? कहां हमारी आर्मी के लोग जो लाखों की संख्या में इस देश की सेवा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उनका क्या होगा? आज हमारे रेलवेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हाईवेज का क्या होगा? कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये दूसरा झूठ बोल रहे हैं मित्रों, भाइयों बहनों। और तीसरा जो गलत धंधा कर रहे हैं, खास करके सारे देश की तो मैं बात नहीं कह सकता, लेकिन इस भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में खेल और चल रहा है। वो ये चल रहा है कि हमारे चौधरी धर्मवीर जी तो बहुत एक सीधे साधे सामान्य किसान हैं,
एक किसान के नाते या थोड़ा बहुत अपना कोई बिजनेस करते होंगे, थोड़ा पैसा अपना कमाते होंगे, चाहे राजनीति में खर्च करते हो, चाहे घर में खर्च करते हो, चाहे लोगों की सेवा करते हो। लेकिन जो सामने बैठा है राव दान सिंह, यहां जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट अरबपति है। यानी एक तो करोड़पति होता है, एक खरबपति होता है, वो अरबपति है। और उसने अरबों जो कमाए हैं वो लोगों की खून को चूस के कमाए। मित्रों, इतने झगड़े उनके हैं आज गुड़गांव के अंदर या ऐसे स्थानों पर जो बिजनेस करते हैं उसमें धोखे का धंधा करके उनके बेटे के खिलाफ आज भी वारंट है। उनका बेटा जमानत पर गया हुआ है और एक नहीं, पूरे की पूरी कंपनियां, उनके सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो आज कोर्ट के अंदर चक्कर काटते रहते हैं। 9,000 करोड़ रुपए का तो एक मुकदमा कल ही मुझे किसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है, मालूम नहीं क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट करे। हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आदमी का पता तो लग जाता है ना। जो इस हजारों करोड़ रुपए का मालिक हो वो अगर थोड़ा पैसे का मुंह लोकसभा की तरफ खोल दे तो उसको कुछ भी धंधे करने का एक अवसर मिलता है। पैसा बहाने का काम यहां होगा, भले ही चुनाव आयोग की आंखें लगी रहती हैं, लेकिन अंदर अंदर वो इतना पैसा बहाएंगे, इसकी सावधानी, इसकी चौकीदारी कि वो पैसा ना बहाए, इसकी चौकीदारी मित्रों कौन करेगा? मुझे ये आश्वासन चाहिए आपसे। चौकीदारा कौन करेगा? कौन करेगा? उस चौकीदारा कौन करेगा? बोल के बताओ। हम करेंगे। और उसका चौकीदारा हमने नहीं किया तो वो अपने मकसद में फिर सफल होगा। कल को मत पछताना कि मोदी जी का साथ नहीं दे सके। मोदी जी का साथ देना है तो अपना वोट देना एक बात है, लेकिन हम जो लोग यहां बैठे हैं अपने इस वोट से काम नहीं चलेगा। कोई भी वोटर हमारा उनके चंगुल में ना फंस जाए। वो बड़े बड़े दफ्तर भी खोलेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चलाएंगे, शराब बांटने का काम भी करेंगे, पैसा बांटने का काम भी करेंगे, लेकिन वोट के बदले में कोई भी सहूलत लेना, मित्रों इस जमीर का विषय, जमीर का। हम अपनी जमीन जायदाद कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन क्या अपनी जमीर बेच सकते हैं क्या? बोलो, जमीर बेच सकते हैं क्या? ये जमीर ही है जो आदमी को जिंदा रखती है। अगर जमीर बेचते हैं तो मौत हो जाती है, आदमी जिंदा नहीं रहता है। मित्रों, भाई बहनों, आज भी कोई किसी से कोई दिया हुआ नहीं खाता, हर कोई अपनी कमाई खाता है। जब झगड़ा हो जाता है ना, तब हम आम तौर पर एक भाषा बोलते हैं, क्या? अरे भाई, कौन सा तेरे बाप का दिया खाऊं, मैं अपना खाता हूं अपना। तभी वो चौड़ा सीना करके खड़ा होता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि अपना खाता हूं, तेरे बाप का दिया नहीं खाता हूं। भाई, किसी दूसरे के दिए का ये मान लो वो हजम हुआ, बाहर निकला, सारी उम्र काम नहीं आता, लेकिन कोई भी लालच एक पैसे का भी कोई दे या कोई भी सुविधा हमको प्रदान करे तो इसका ध्यान रखना। इलाके में कोई आदमी उनका घुस जाए तो इस चौकीदारी को हमने करना है। कभी भी कोई ऐसी बात आए हमारे तक पहुंचा देना, चुनाव आयोग तक पहुंचा देना, उसका हिसाब किताब बाकी हम कर लेंगे। मित्रों, निडर होकर के, ताकतवर बनकर के एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आज जातियों में, यानी आज चुनाव में जातियों का उल्लेख भी होने लग गया है कि इस जाति का आदमी बनेगा, इस जाति का आदमी बनेगा। मेरा कहना है आज जमाना बदल चुका है। आज हमने देखना कि देश के लिए कौन क्या करता है, प्रदेश के लिए कौन क्या करता है। जातियों के आंसू में बह गए तो भाइयों, हम अपने देश का भी नुकसान करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे। और हमारी जो पार्टी है, जिसको हम चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, हम नरेंद्र मोदी का भी नुकसान करेंगे, हम देश का नुकसान करेंगे। जातियां सब अपने ब्याह शादी में, समाज के काम में, समाज की बुराइयों को दूर करने में कोई ऐसा काम हो तो उसमें आती हैं। क्या ये बताओ, जब कोई डॉक्टर के पास जाए इलाज कराने, मानो कोई बीमारी हो गई या एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े जाते हैं, इलाज कराते हैं, क्या हम डॉक्टर के पूछते हैं कि बोल तेरी जाति क्या है, तू मेरी जाति का तो इलाज कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा? पूछते हैं क्या? बोलो, पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। तो इसी तरह हम कोई जाति को नहीं पूछेंगे। हम हर समान जाति के लोग, 36 बिरादरी, अगर हम मोदी जी को चाहते हैं तो चौधरी धर्मवीर जी को वोट देना है।
और राहुल गांधी को चाहते हैं तो फिर भाई थारी मर्जी। बोलो, राहुल गांधी को चाहते हैं कि मोदी जी को चाहते हैं? किसको चाहते हैं? किसको चाहते हैं? मोदी जी को। आज देश और दुनिया में मोदी जी जहां भी जाते हैं, आज लोग उनको सिर आंखों पर बैठाते हैं, मोदी मोदी करके नारे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि मोदी आज देश का नहीं, दुनिया का नेता बन गया है। आज दुनिया के अंदर किसी को कोई भी तकलीफ होती है तो तुरंत फोन मोदी जी को करते हैं कि भाई भारतवर्ष की आपकी जो हम सराहना करते हैं, आपका जो विचार होता है, इस समस्याओं को दूर करने वाला विचार होता है, हमारे लिए हल बताओ, क्या हल है। आज हमारा देश दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आने वाले 4-5 साल में ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। मित्रों, जब देश आगे बढ़ेगा तो प्रदेश आगे बढ़ेंगे, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो प्रदेश का हर परिवार आगे बढ़ेगा। और ये जो हमारा परिवार है हरियाणा का 2,82,09,695, ये लोग मेरे परिवार के लोग मैंने माने हैं, ये सब आगे बढ़ेंगे। मित्रों, सब आगे बढ़ेंगे। आपकी पढ़ाई का, आपकी रोजगार का, आपके यहाँ व्यापार का, आपकी खेती का, आपके हर प्रकार के काम का ये चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, नरेंद्र मोदी करेंगे। और हमारे नए मुख्यमंत्री, अभी हमने नए मुख्यमंत्री जो अपने बने हैं, नायब सिंह जी सैनी, मेरे बड़े पुराने साथी हैं। जैसे कोई भी आदमी अपने रहते रहते अपना उत्तराधिकारी छांट करके और उसको काम सौंपता है, बहुत खुश होता है वो आदमी जो अपने हाथों से करे। तो भाइयों बहनों, मैंने अपने हाथों से अपने उत्तराधिकारी को चुना है। आज जितना खुश मैं हूं, शायद ही और कोई राजनेता खुश होगा। तो इसलिए ये सब बातें ध्यान रखते हुए मैं तो आपसे अपील करता हूं कि आने वाली 25 मई को हमने चौधरी धर्मवीर जी को एक एक वोट डलवा करके, और जो पिछली बार का मार्जिन, पिछली बार लोहारू इस विधानसभा से शायद 25,000, 38,000, 37,000 वोटों का हमारा इजाफा था। इस बार तब मजा आए कि 37 के बजाय 47,000 का इजाफा यहां से आए, तब तो मैं मानूं कि मेरा आना भी आज सार्थक हो गया और आपने हमारी सबकी अपील को माना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आराम से जाना। अब मनोहर लाल जी को एक मोमेंटम दे, सरपंच देगा। सब भाई आराम से जाना। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लोहारू की आपने मान सम्मान इज्जत रखी, आपका सामने सिर झुकाता हूं।